दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक जो भूगोल है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का नाम है और उसके पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति व एवं विषय क्षेत्र। हम उसको पढ़ने वाले हैं। उसको हम देखेंगे नोट्स के तौर पर, संक्षिप्त बिंदुओं के आधार पर कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किताब आप पढ़ लीजिएगा अपने से। हम मुख्य मुख्य तथ्यों को खोज करके लाए हैं और उनको बताने वाले हैं, जिसे आप उसका सारांश के तौर पर पाठ को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला चैप्टर, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक, जिसका पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो बात की जाती है भूगोल, तो भूगोल है क्या? पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन। दूसरा, भौतिक भूगोल, विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। मानव भूगोल, भौतिक पर्यावरण एवं मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन। तो मानव जो भूगोल जो होता है, पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन करना, जो कि 11वीं में बताया जाता है। तो इसकी दो शाखाएं मुख्य रूप से होती है, एक मानव भूगोल, एक भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण, मानव जगत के अंतर संबंधों का, मतलब भौतिक पर्यावरण से मानव का कैसे अंतर संबंध है, कैसे संबंध स्थापित करते हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं। इसको हम एक चार्ट के रूप में देख सकते हैं। देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और अध्ययन के उपागम। तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और मानव भूगोल के कौन कौन से उपागम। सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। तो मानव भूगोल किस पर केंद्रित है? मानव पर केंद्रित है, व्यक्ति पर केंद्रित है। ठीक है ना। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। तो मानव भूगोल क्या है? मानवों की परिस्थितिकी है। परिस्थितिकी मतलब होता है एक पिरामिड होना। पिरामिड मतलब एक स्थान से, मतलब उसका निर्माण कैसे होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक चक्र जो चलता है, उस चक्रों का अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। तो मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित रखते हैं। तो मानव भूगोल के तत्व जो होते हैं वो पार्थिव एकता से संबंधित, मतलब मानव की एकता, पार्थिव एकता। ठीक है ना। मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। तो स्वाभाविक है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भौतिक पर्यावरण रहेगा और उन भौतिक पर्यावरण से मानव क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा। तो उसका क्षेत्र के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग विभिन्नता दिखाई देगी, जो कि भौतिकता के आधार पर मानव के रहन सहन में भी विभिन्नता अलग अलग स्थानों पर दिखाई देगी, जिससे कि मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसकी विषय क्षेत्र, जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन। तो मानव भूगोल के अंतर्गत क्या किया जाता है? जनसंख्या और उसकी क्षमता का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, प्रदेश संसाधनों के उपयोग या नियोजन का अध्ययन करता है। ठीक है ना। फिर सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन होता है। फिर वातावरण समायोजन का अध्ययन है। फिर वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण है। ओके, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसके उपागम। तो मानव भूगोल के जो उपागम है, पहला पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहार परक उपागम, कल्याण परक उपागम और तंत्र उपाय। ओके, अब देखते हैं मानव अवधारणा, मानव भूगोल की क्या अवधारणा है। तो मानव भूगोल की अवधारणा इन्हीं तथ्यों पर निर्धारित है। तो देखिए, नव निश्चयवाद, संभावनावाद, प्रकृति या निश्चयवाद, मानवतावादी या कल्याण परक, फिर आमूलवादी और व्यवहारवादी। मानव भूगोल की इन्हीं तथ्यों पर, इन्हीं अवधारणाओं पर एक तथ्य निर्धारित होते, एक क्या कह सकते हैं, एक पिरामिड तैयार होता है, एक परिस्थिति तैयार होती, इन्हीं पर। ठीक है ना। अब देखते हैं भौगोलिक विचारधाराएं।
देखिए मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो मानव भूगोल की शाखाएं इस प्रकार है। देखिए पहला है सैन्य विज्ञान या सैन्य भूगोल, ध्यान रखिएगा। जननांकीय जनसंख्या भूगोल, नगरीय अध्ययन भूगोल, समाजशास्त्र जिसमें सामाजिक भूगोल आ जाता है, अर्थशास्त्र में आर्थिक भूगोल आ जाता है, मनोविज्ञान में व्यवहारवादी भूगोल, और इतिहास में ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति में राजनैतिक भूगोल। अब ध्यान रखिए मानव भूगोल की अगर शाखाएं हैं तो ऐसे ही आप कुछ मतलब तीर मेथड से बना सकते हैं या इसी तरह बना सकते हैं, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानव भूगोल की सैन्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। कैसे इस समाज को चलाया जाता है, समाज को नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो आता है जननांकी या जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या दर, जनसंख्या का उतार चढ़ाव, उसकी शिक्षा, उसके रोजगार, इन सब का अध्ययन जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। नगरीय अध्ययन, नगरी में नगर की व्यवस्था, नगर की क्या विशेषताएं हैं, नगर में क्या क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी शासन की व्यवस्थाएं चल रही है, इसके अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र, सामाजिक भूगोल, समाजशास्त्र या सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं कि समाज में क्या क्या विचारधाराएं चल रही, उसकी रहन सहन कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसकी क्रियाएं कैसी है, उसकी कला कैसे है, इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, जो कि एक हम लोग पढ़ते भी हैं। अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। आर्थिक बात। अब देखते हैं मनोविज्ञान। देखिए मानव को नियंत्रण करने के लिए मनोविज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान अगर नहीं है तो हम समाज में अपने आप को एक सूक्ष्म व्यक्ति के रूप में स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मानव भूगोल के मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारिकता का अध्ययन किया जाता है। इतिहास, ऐतिहासिकता का अध्ययन, जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका अध्ययन इतिहास के अंतर्गत किया जाता है, जो कि मानव भूगोल की शाखाएं हैं। राजनीति, क्योंकि मानव भूगोल के सूक्ष्म पटल में या मानव की इस क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिकता का होना आवश्यक है। तो राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। तीन हो गई मानव भूगोल की शाखाएं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ संक्षेप में कुछ तथ्य जो आए हैं। पहला तथ्य जो आता है, जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, उसके बदलते रूप का वर्णन, जो कि 11वीं में पढ़ चुके हैं। भूगोल का ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं का जननी कहा जाता है। भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक रिश्तों का बोध कराता है। अनेक भूवैज्ञानिकों ने इस विषय मानव भूगोल के अनेक परिभाषाएं दी है। भूगोल की इस शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक मानव भूगोल या मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रेटजेल कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो थी ग्राफिया, ठीक है ना, ग्राफी है, में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इनका मानव भूगोल के जनक कौन है, रेटजेल, और इनकी पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा। एलेन सी सैंपल, रेटजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। इनकी परिभाषा है, परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। तो कौन दिया था, एलेन सी सैंपल, जो कि रेटजेल की एक शिष्या थी। उन्होंने कहा था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है, ठीक है ना। 9वां जो है, प्रकृति के नियमों को समझकर ही मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, इसे ही संभावनावाद कहा गया है। 10वां जो इसी में तथ्य था, मानव भूगोल की फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है ना, बाइडल डे ला ब्लैंचे ने अपनी परिभाषा में मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध के बारे में बताया। मतलब उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध के अध्ययन
किया जाता है। 9वां, नवनिश्चयवाद, जिसे आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा गया है। इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर हैं। तो नवनिश्चयवाद को क्या क्या कहा जाता है और इसके कौन जनक हैं, इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। 12वां जो तथ्य आता है कि नवनिश्चयवाद प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता एवं प्रकृति के अति दोहन दोनों का निषेध करता है एवं मध्य मार्ग को अपनाने का समर्थक है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर है, ठीक है ना, प्राचीन समय से लेकर आज तथा मानव अध्ययन के क्षेत्र एवं उपागयों में परिवर्तन होता रहा है। 15वां जो है, मानव भूगोल के अंतर्गत कई क्षेत्र और उपक्षेत्र शामिल है, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि, ठीक है ना। ये रहे 12 तत्व जो पाठ के अंतर्गत मुख्य रूप से आए हैं। अब हम देखते हैं पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल। तो पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल के अंतर्गत पहले आती संवेदनाएं, प्रकृति के प्रति प्रेम, परस्पर सहनशीलता, अनुशासन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उदारता, सामंजस्य और संवेदन। सबसे पहले आता है प्रकृति के प्रति प्रेम, फिर उसमें परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है, फिर सहनशीलता होनी चाहिए, फिर अनुशासन होना चाहिए, फिर प्रकृति के प्रति पर्यावरण के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, फिर उदारता होनी चाहिए, फिर सामंजस्य, फिर संवेदनशीलता। ये रही पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल। ये मानव की मानवीय गुण है, ये मानव को मानव बनाता है। ये गुण अगर जिसके अंतर्गत है, जिसके व्यक्ति के अंदर है, वो मानवीय गुण से परिपूर्ण है। ओके, तो दोस्तों ये रहा आज का पहला चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कम से कम 100 लाइक ज़रूर होना चाहिए, और वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो डाली गई हैं, यदि आप न देखे हों तो जहां मेरे चैनल का नाम लिखा है ट्रिकी हिंदी साहित्य, उसको टच करिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में हर क्लास की आपको हिंदी, ज्योग्राफी, भूगोल, राजनीति वगैरह सबको आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं ऊपर मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देता हूँ, वहाँ लिंक से वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट की वीडियो डाली रहती है, उनको आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप मेरे चैनल से इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।